हे गाइस, वेलकम टू न्यू स्टडी ऑफिशियल। आई एम राज और आज हम पढ़ने वाले टाइप्स ऑफ पब्लिक डेट, जो कि यूनिट 3 में से है, जिसका नाम है टूल्स ऑफ पब्लिक इनकम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बीकॉम सेम 4 के लिए। मैं आपको सजेस्ट करूंगा तो आपको ये क्वेश्चन करना ही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप पहले सीखते हैं पब्लिक डेट होता क्या है। तो गवर्नमेंट जब एक्सपेंडिचर करना चाहती है, खर्चा करना चाह रही है और सामने गवर्नमेंट के पास उतनी पैसे है नहीं, तो गवर्नमेंट सिंपली यहाँ पे लोन लेती है, जिसे कहा जाता है पब्लिक डेट। तो उसी के प्रकार हम आज पढ़ने वाले हैं। आपकी बुक में सिर्फ 6 टाइप्स दिए गए, तो 1 बाय 1 उसको हम सीखते हैं। फर्स्ट जो है वो है इंटरनल एंड एक्सटर्नल डेट। ओके, जो देश की सीमा है, बॉर्डर है, उसके आधार पर दो प्रकार यहाँ पे निकाले गए, जिसका नाम है इंटरनल डेट और एक है एक्सटर्नल डेट। जब गवर्नमेंट देश की सीमा के अंदर रह के, जो सीमा के अंदर के जो लोग हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, कॉमर्शियल बैंक है, सेंट्रल बैंक है, उनके पास से लोन लेती है, तो इसे कहा जाता है इंटरनल डेट, जिसे हम नेशनल डेट भी कह सकते हैं, ठीक है। अब लोन कैसे लेती है गवर्नमेंट? इंडिविजुअल्स के पास से, लोगों के पास से लोन कैसे लेती है? तो डायरेक्टली तो आके आपके कहीं नहीं देगी कि लाओ भाई पैसे दे दो हमको, ऐसा नहीं कहती। गवर्नमेंट क्या करती है कि मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ क्या करती है, इशू करती है, और जो लोग उसमें इंटरेस्टेड होते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो इन्वेस्टमेंट करते हैं और गवर्नमेंट को पैसा भी मिल जाता है, लोगों का इन्वेस्टमेंट भी हो जाता है, और ऐसे गवर्नमेंट लोगों के पास से लोन लेती है, ठीक है। कॉमर्शियल बैंक यानी कि जो बैंक गवर्नमेंट बैंक्स होती है, ठीक है, जो बैंक ऑफ इंडिया हो गए, स्टेट बैंक हो गई, वो सब कॉमर्शियल बैंक में आ जाती है। सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई, तो इन सब के पास से गवर्नमेंट लोन लेती है, तो इसे कहा जाता है नेशनल डेट। ओके, यहाँ पे कोई भी प्रकार का बर्डन नहीं रहता गवर्नमेंट पे। क्यों? क्योंकि जब रिपेमेंट की बात आती है तो गवर्नमेंट टैक्सेस के द्वारा न्यू लॉन्स जो है उसको इश्यू करके गवर्नमेंट यहाँ पे पैसे इकट्ठा कर सकती है, और जो लोन पे करना है उसको पे कर देती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट जो लोन ले रही है वो रुपये में होगी, और चुकानी है वो भी रुपये में ही होने वाली है। तो यहाँ पे कोई भी प्रकार का गवर्नमेंट पे बर्डन नहीं रहता। अब बात आती है एक्सटर्नल डेट की, तो इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट है कि गवर्नमेंट जब फॉरेन कंट्री से, यानी कि फॉरेन पीपल हो गए, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हो गए, फॉरेन गवर्नमेंट हो गई, उनके पास से अगर लोन लेती है तो उसको कहा जाता है एक्सटर्नल डेट, ठीक है। और यहाँ पे गवर्नमेंट पे बर्डन रहता है। क्यों बर्डन रहता है? कि गवर्नमेंट जब लोन लेती है फॉरेन से, तो जिस कंट्री के पास से अगर गवर्नमेंट ने लोन लिया है तो उसी कंट्री के करेंसी में वो लोन रिपेमेंट करनी पड़ती है। कि समझ लो, यहाँ पे एग्जांपल ले तो अमेरिका के पास से गवर्नमेंट ने लोन लिया तो डॉलर में लिया होगा। अब जब रिपेमेंट की बात आती है तो गवर्नमेंट को डॉलर में ही रिपेमेंट करना पड़ता है। तो यहाँ पे एक बात आ जाती है फॉरेन एक्सचेंज की। गवर्नमेंट को फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रखना पड़ता है, और प्लस उनको क्या करना पड़ेगा कि इंपोर्ट कम करना पड़ेगा और एक्सपोर्ट ज़्यादा करना पड़ेगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज यहाँ पे अर्न कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट पे थोड़ा सा बर्डन रहता है। ओके, देयर इज अ बर्डन ऑन अ गवर्नमेंट। सेकंड इज प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिविटी। अब प्रोडक्टिव यानी कि जो फ्यूचर में आपको इनकम देने वाला, फायदे कारक रहने वाला, तो उसको प्रोडक्टिव कह सकते हैं। अनप्रोडक्टिव यानी कि फ्यूचर में आपको कोई इससे लाभ मिलने वाला नहीं, तो उसे अनप्रोडक्टिव कह सकते हैं। यहाँ पे अब बहुत ही सिंपल बन जाता है। अब आपने ये सीख लिया तो कि व्हेन द गवर्नमेंट लॉन्स आर इन्वेस्टेड इन अ प्रोडक्टिव असेट्स और एंटरप्राइजेस, फॉर एग्जाम्पल रेलवेज, इरीगेशन, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स एक्सेट्रा, इट इज कॉल्ड प्रोडक्टिव। जब गवर्नमेंट ने कोई लोन ली है, अब वो लोन गवर्नमेंट प्रोडक्टिव असेट में इन्वेस्ट करती है, जैसे कि रेलवेज, इरीगेशन, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, उनमें इन्वेस्ट करती है, तो इसे प्रोडक्टिव डेट कहा जाता है। अब यहाँ पे गवर्नमेंट समझ लो कि रेलवेज में इन्वेस्टमेंट करती है, तो फ्यूचर में गवर्नमेंट को इनकम मिलने वाली है, ठीक है। जो टिकट के पैसे आएंगे और कहीं से भी पैसे आ सकते हैं, तो गवर्नमेंट को यहाँ पे इनकम कंटिन्यू रहने वाली है। तो यहाँ पे कोई भी प्रकार का बर्डन रहने वाला नहीं, क्योंकि रिपेमेंट, लोन के रिपेमेंट की बात आने वाली है, तो गवर्नमेंट जो भी पैसे अर्न करने वाला है उसमें से लोन भी पे कर देगा, ठीक है। तो नो एनी काइंड ऑफ बर्डन ऑन द गवर्नमेंट हियर, बिकॉज द गवर्नमेंट कैन अर्न मनी फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट्स एंड रीपे द लोन्स, ठीक है। ये तो यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम आता नहीं है। अब बात की जाती है अनप्रोडक्टिव डेट। तो व्हेन द गवर्नमेंट बोरो फ्रॉम द अनप्रोडक्टिव पर्पज लाइक द फाइनेंशियल वॉर or for abundant expenditure on public administration etc, it is called unproductive debt. अब जो गवर्नमेंट ने लोन लिए, अगर वो लोन अनप्रोडक्टिव असेट पे या अनप्रोडक्टिव पर्पस पे एक्सपेंस करते, तो इसे अनप्रोडक्टिव डेट कहा जाता है। तो समझ लो कि वॉर, अब गवर्नमेंट वॉर चल रहा है, तो गवर्नमेंट सिंपली क्या करेगी कि वो वॉर में एक्सपेंस करने वाली बंदूकें, मिसाइल्स, वहाँ पे खर्चा करने वाली। लेकिन अगर वो यहाँ पे खर्चा करते तो फ्यूचर में इनकम होने वाली गवर्नमेंट को? बिल्कुल नहीं होने वाली। तो ये सब
अनप्रोडक्टिव में आ जाता है, तो इसीलिए इसको अनप्रोडक्टिव डेब्ट कहा जाता है। तो बर्डन की बात की जाए तो हियर द बर्डन कम्स ऑन द सोसाइटी एज फॉर देयर सर्विसिंग एंड रीपेमेंट पर्पस गवर्नमेंट विल हैव टू रिलायंस टू एडिशनल टैक्सेशन। अब यहाँ पे बर्डन किस पे आता है, सोसाइटी पे आता है, गवर्नमेंट पे नहीं आता। गवर्नमेंट खुद के पैसे चुकाने वाली नहीं, गवर्नमेंट क्या करेगा, टैक्सेस और कंपलसरी डेब्ट वो सब यहाँ पे पीपल पे क्या कर देता, इम्प्लीमेंट कर देता है। तो यहाँ पे सोसाइटी पे बर्डन बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट यहाँ पे सर्विसिंग दे रहा है और जो लोन लिए उसको रिपेमेंट करना है तो गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट सिंपली यहाँ पे टैक्स बढ़ा देगा और लोन चुकता करेगा। तो यहाँ पे बर्डन किस पे रहता है, सोसाइटी पे रहता है। प्रोडक्टिव में किस पे रहता है, किसी पे भी नहीं रहता। गवर्नमेंट इनकम करके लोन पे कर देती है। अनप्रोडक्टिव में क्या होता है कि गवर्नमेंट सोसाइटी से बर्डन करती है सोसाइटी पे टैक्सेशन के द्वारा और वहाँ से पे करती है। अब आता है तीसरा टॉपिक, बहुत ही इजी, जिसका नाम है रिडीमेबल एंड इरिडीमेबल डेब्ट। ओके, लोन्स विच द गवर्नमेंट प्रोमिसेस टू पे ऑफ एट अ सम फ्यूचर डेट। ओके, गवर्नमेंट ने जो लोन ली है, तो लोन लेते समय गवर्नमेंट क्या देती है कि भाई हमको हम ये फ्यूचर डेट है जो एग्जैक्ट देने वाले, उसी डेट पे हम आपका जो लोन है वो रिपेमेंट कर देंगे। तो इसे कहा जाता है रिडीमेबल डेब्ट। ओके, फ्यूचर डेट यहाँ पे गवर्नमेंट दे देती है कि भाई इस एग्जैक्ट डेट को हम आपके पैसे चुका देंगे। अब यहाँ पे गवर्नमेंट हैज़ टू मेक सम प्लानिंग फॉर देयर रीपेमेंट रिगार्डिंग द रिडीमेबल डेब्ट। अब फ्यूचर डेट एग्जैक्ट दे दी है तो गवर्नमेंट को प्लानिंग भी करनी पड़ेगी कि डेट जो नज़दीक आ रही है उसके लिए गवर्नमेंट को फंड अलग रखना पड़ेगा या पैसे कैसे चुकाने उसके बारे में प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो सम काइंड ऑफ यहाँ पे लिटल सा बर्डन भी रहता है गवर्नमेंट पे। अब बात आती है इरिडीमेबल डेब्ट, तो इसके एग्जैक्ट ऑपोजिट होगा कि गवर्नमेंट जब कोई भी प्रोमिस नहीं करती कि हम भाई एग्जैक्ट डेट को ये जो लोन है वो रिपेमेंट कर देगी, लेकिन हाँ यहाँ पे रिपेमेंट करना पड़ता है, लेकिन कोई फ्यूचर डेट यहाँ पे गवर्नमेंट देती नहीं है। प्लस यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पॉइंट बन के आता है कि गवर्नमेंट पे द इंटरेस्ट रेगुलरली। यहाँ पे जो इंटरेस्ट बनने वाला है वो गवर्नमेंट यहाँ पे रेगुलरली क्या करती है, पेमेंट करती रहती है उसका। तो द loans for which no promises is made by the government regarding the exact date of the maturity and all that government does it to agree to pay interest regularly for the bond issued are called irredeemable debt. ओके, ये ज़्यादातर लॉन्ग पीरियड के लिए होता है जो एमसीक्यू में आ सकता है। तो इरिडीमेबल डेब्ट किसके लिए होता है, लॉन्ग पीरियड के लिए होता है, और जो रिडीमेबल डेब्ट हो किसके लिए होगा, शॉर्ट टर्म के लिए होगा। ठीक है, बस एमसीक्यू में याद रखना आपको। फिर एक आता है चौथा कि कंपलसरी एंड वॉलंटरी डेब्ट। अब समझ लो कि गवर्नमेंट ने कोई बॉन्ड इश्यू किए हैं, ट्रेजरी बिल इश्यू किए, तो वहाँ पे गवर्नमेंट क्या कहेगी कि भाई आपको इतना पैसा कंपलसरी इसमें कंट्रीब्यूट करना ही पड़ेगा। तो इसे कहा जाता है कंपलसरी डेब्ट। तो व्हेन द गवर्नमेंट बोरो फ्रॉम द पीपल बाय यूजिंग कॉर्सिव मेथड, लोन कॉन्सिक्वेंटली राइज टू द एज अ कंपलसरी पब्लिक डेब्ट। ओके, यहाँ पे इसको कंपलसरी पब्लिक डेब्ट कहा जाता है। Under the compulsory scheme in India, taxpayer have to compulsory deposit a recommended amount and defaulter are punished. अब जो भी अब इंडिया में क्या होता है कि जो एक अमाउंट फिक्स की जाती है उतनी अमाउंट आपको इन्वेस्ट करनी पड़ेगी और जो नहीं करता उसको पनिश किया जाता है। ओके, अब ये कहाँ पे यूज़ किया जाता है, यानी कि कंपलसरी डेब्ट कब यूज़ किया जाता है कि जब कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है, यानी कि वॉर या ऐसे कुछ हो गया, नेचुरल कैलिमिटीज़ आ गई, तो वहाँ पे गवर्नमेंट कंपलसरी डेब्ट इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, एमसीक्यू में आ सकता है कि कंपलसरी डेब्ट कब आता है, तो वॉर या ऐसे कुछ हो गए तो वहाँ पे कंपलसरी डेब्ट आ जाता है। अब वॉलंटरी डेब्ट एग्जैक्ट उसका उल्टा होगा, जो कि आपको शायद पता भी चल गया होगा कि ओके, व्हेन द डेब्ट which is acquired from the people by government on a voluntary basis, it is called voluntary debt. यानी कि यहाँ पे गवर्नमेंट कोई भी कंपलसरी नहीं कहती, जिसको इन्वेस्टमेंट करना है वो करे, नहीं करना वो नहीं करे। गवर्नमेंट यहाँ पे लोगों के ऊपर छोड़ देती है। बॉन्ड इश्यू की है गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इश्यू की है मार्केट में, तो जिसको इन्वेस्टमेंट करना है वो करे, नहीं करना वो नहीं करे। ठीक है, तो पीपल पे मनी अकॉर्डिंग टू देयर वांट्स, लोगों की इच्छा के अनुसार वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। अब यहाँ पे लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे क्यों, यहाँ पे इसका रीज़न है कि गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट यानी कि फ्यूचर में भी रहने ही वाली है। अब जो भी पैसे वो इन्वेस्ट करने वाले वो फ्यूचर में उनको मिलेंगे। ठीक है, तो गवर्नमेंट इश्यू बॉन्ड सिक्योरिटीज एट अ लो रेट। भले ही गवर्नमेंट यहाँ पे लो रेट दे रही है, कि लो रेट इंटरेस्ट दे रही है, यानी कि 1-2% देगी, तो आप 100 रुपये यहाँ पे इन्वेस्ट कर दो तो आपको ये 102-103 रुपये मिलने वाले हैं।
तो यहाँ पे लोग स्टिल यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि वो जानती है गवर्नमेंट उनके जो पैसे वो 100% देने वाली है इन फ्यूचर में, तो वो लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऐसे लोन इकट्ठा करती है, पैसे जनरेट करती है। फिर आता है 5वें नंबर का, जो है शॉर्ट पीरियड, मीडियम पीरियड एंड लॉन्ग पीरियड डेब्ट। ओके, नाम पे ही उसका आंसर मिल जाता है, तो यहाँ पे कुछ करना नहीं आपको। जो टाइम पीरियड है उसके अनुसार ये अलग अलग कैटेगरी में इसको जो डेब्ट है उसको डिवाइड किया था। जो शॉर्ट टर्म है, मीडियम टर्म है, लॉन्ग टर्म है, इसे ये सभी रिडीमेबल डेब्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक पीरियड दे दिया गया कि भाई इतने में इतना देती गवर्नमेंट, रिटर्न करती, तो इसे शॉर्ट पीरियड, लॉन्ग पीरियड या मीडियम पीरियड कहा जाए। तो यहाँ पे एक डेट आ गई, एक टाइम आ गया कि यहाँ पे गवर्नमेंट रिपेमेंट कर देंगे, तो इसीलिए इसको रिडीमेबल डेब्ट कहा जाता है। ठीक है, चलो, तो शॉर्ट पीरियड की बात की जाए तो यहाँ पे जो शॉर्ट पीरियड डेब्ट है वो 3 to 9 मंथ में क्या हो जाता है, मैच्योर हो जाता है। यानी कि गवर्नमेंट ने जो लोन ली है वो 3 to 9 मंथ में मैच्योर हो जाती है। यानी कि 3 to 9 मंथ में गवर्नमेंट समझ लो कि लोन ली है और 4 मंथ में गवर्नमेंट उसको रिपेमेंट कर देगी, तो इसे कहा जाता है शॉर्ट पीरियड डेब्ट। ओके, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट क्या होते हैं, लो होते हैं, क्योंकि ये शॉर्ट पीरियड की है। तो यहाँ पे इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कि लो रेट क्यों होते हैं, कि समझ लो कि आपने क्या किया, एक एफडी बनाई, एफडी कराई है बैंक में, तो आप जितने कम समय के लिए रखोगे ना आप, तो उतना कम आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है। तो इसीलिए यहाँ पे भी वैसा ही है कि जितना शॉर्ट पीरियड होगा इतना इंटरेस्ट रेट लो होगा। अब लॉन्ग पीरियड की बात की जाए ओके, तो लॉन्ग पीरियड डेब्ट मैच्योर विद इन 10 ईयर्स और मोर। ठीक है, यहाँ पे लॉन्ग पीरियड की जो डेब्ट हो 10 ईयर्स या उससे ज़्यादा में मैच्योर होती है। यहाँ पे इंटरेस्ट रेट हाई होती है, क्योंकि जितने लंबे समय तक की लोन होगी उतना यहाँ पे इंटरेस्ट आपको क्या देना पड़ेगा, ज़्यादा देना पड़ेगा। आप EMI पे भी आपको पता होगा कि जितने कम समय के लिए आप, जितना जल्दी आप पेमेंट करोगे, कम मंथ रखोगे, तो उतना इंटरेस्ट आपको कम देना पड़ेगा। जितना लॉन्ग टर्म आपको पीरियड रखोगे तो वहाँ पे आपको लॉन्ग इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो बस वैसा ही इसमें भी होता है। ये तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की बात होगी। अब मीडियम पीरियड की बात की जाए तो कुछ नहीं है, जो शॉर्ट पीरियड और लॉन्ग पीरियड है उन दोनों के जो मीडियम में आता है, यानी कि बिटवीन में आता है, इसे मीडियम पीरियड डेब्ट कहा जाता है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट भी क्या होने वाले हैं, इंटरमीडिएट होने वाले, इन दोनों के बीच में होने वाले। ठीक है, तो शॉर्ट पीरियड क्या होगा, 3 to 9 मंथ MCQ में आता है, खास ध्यान रखना है। यहाँ पे इंटरेस्ट रेट लो होता है। लॉन्ग पीरियड इंटरेस्ट रेट हाई होता है, 10 ईयर्स और मोर में ये मैच्योर हो जाते हैं। मीडियम पीरियड की जो शॉर्ट एंड लॉन्ग पीरियड के बीच में आता है, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट भी क्या होता है, उन दोनों के बीच में आता है, यानी कि लो और हाई के बीच में इनके इंटरेस्ट रेट आते हैं। तो ये तो हो गई है 5वां। और आखिरी अभी जाने वाले जो है फंडेड एंड अनफंडेड है, वो आखिरी है। चलो, डिपेंडिंग ऑन द अरेंजमेंट मेड फॉर द रीपेमेंट ऑफ द लोन, पब्लिक डेब्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। अब अरेंजमेंट करने वाली रिपेमेंट के तौर पे तो यहाँ पे 2 उसके प्रकार निकल के आए, फंडेड एंड अनफंडेड डेब्ट। तो फंडेड डेब्ट क्या होता है कि गवर्नमेंट ने पहले लोन ले ली, यहाँ पे गवर्नमेंट ने साइन कर दिया, एग्रीमेंट पे साइन कर दिया कि हम भाई आपके पैसे चुकाने वाले। यहाँ पे गवर्नमेंट एग्जैक्ट डेट नहीं दे रही है। ठीक है, एग्जैक्ट डेट देती तो क्या होता, ये रिडीमेबल डेब्ट होता, लेकिन एग्जैक्ट डेट नहीं दे रही। तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है, सिंपली एक फंड बना देती है कि भाई इतना फंड हमको साइड में रखना है और जो बचा उसमें खर्चा करना है। और ये फंड धीरे धीरे करके गवर्नमेंट उसमें रखती जाती है और आखिर में जब मैच्योरिटी हो जाती है तो वो गवर्नमेंट वो लोन पे कर देती है। ठीक है, तो इसे फंडेड डेब्ट कहा गया। तो फंडेड डेब्ट इज लॉन्ग टर्म डेब्ट, वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, गवर्नमेंट धीरे धीरे करके पैसे इकट्ठा करते जाती है और फिर उसको पेमेंट कर देती है, जितनी भी लोन ली उसको। इट इज़ यूजुअली टेकन फॉर द क्रिएशन ऑफ प्रोडक्टिव वेल्थ। अब प्रोडक्टिव वेल्थ के लिए गवर्नमेंट ये सारी लोन लेती है, यानी कि गवर्नमेंट को रेलवेज बनानी है, कोई ऐसा प्रोजेक्ट बनाना है कि जो लोगों के लिए बहुत ही फायदेकारक है और इम्पोर्टेंट भी, तो वहाँ पे गवर्नमेंट ये फंडेड डेब्ट लेती है। ठीक है, फंडेड ऐसे लोन लेती है। हियर गवर्नमेंट डिसाइड द फॉर्म एंड टर्म्स ऑफ रीपेमेंट ऑफ मनी। यहाँ पे गवर्नमेंट स्वरूप नक्की करती है, फॉर्म नक्की करती है और टर्म्स नक्की करती है कि कैसे पेमेंट करना है। अब बात करते हैं अनफंडेड डेब्ट। तो अनफंडेड डेब्ट वो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होता है, यानी कि शॉर्ट टर्म की 3 to 9 मंथ्स, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि विथ इन 1 ईयर्स में हो जाएगा वो। दिस इज डन टू मीट ऑन गोइंग नीड्स, यानी कि जो ऑन गोइंग नीड्स है उसको मीट करने के लिए यहाँ पे ये अनफंडेड डेब्ट लिया जाता है, जैसे कि ट्रेजरी बिल।
गाइस बस यहीं तक था हमारा वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो आगे भी ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो लेटेस्ट अपडेट के लिए खास आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, और जलसा करो। तब तक के बाय बाय।